So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. So, from today we are starting a new chapter, new unit of chemistry, that is organic chemistry, and it is very important topic, very important unit for both class 11th and 12th and also for JEE and NEET point of view. This is very important topic, and to study this whole unit you need to be very precise about the sequence of the topic, because अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे सो ये समझ में नहीं आएगा. यस, बहुत से बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये बहुत हाई वेटेज रखता है हर स्कूल एग्ज़ाम और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. सो to start organic chemistry starts in class 11th for from last two chapters. Yes, last two chapters से start होता है ये. So बहुत कम बच्चे तो पढ़ते हैं 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थोड़े बहुत जो पढ़ते भी हैं उनको भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आपको समझना है. यस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं. इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जीओसी से पहले, जीओसी और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी से पहले आपको बीओसी पढ़ना पड़ेगा. व्हाट इज़ बीओसी? बीओसी इज़ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यस, यू हर्ड इट राइट. बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? So basics of organic chemistry starts from your class 11th class 10th carbon and its compounds. If you haven't studied this chapter properly in class 10th, then you will face a lot of difficulty. So I will try to summarize this chapter in about 15 to 20 minutes so that you will be very clear about this chapter. Yes, carbon and its compounds from class 10th. Second is some concepts of inorganic chemistry. What are those concepts? Those concepts are hybridization. Yes, your hybridization is very important. Resonance. Although in this chapter also you have to study resonance in detail, but some knowledge has also been studied in chemical bonding. थोड़ी बहुत chemical bonding में भी पढ़ी जाती है रेजोनेंस की बातें. सो वो भी आपको पता होनी चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. थर्ड चीज़ है आपकी बेसिक कंपाउंड स्ट्रक्चर. कुछ कंपाउंड्स के आपको स्ट्रक्चर बनाने भी आना चाहिए, जैसे कि मीथेन हो गया आपका. यस, मीथेन हो गया. इसको आप ऐसे बना सकते हो. मीथेन को कैसे बनाओगे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने सुना होगा. यस, पढ़ा भी होगा. सो आप इसको जोड़ लेते हो. सॉरी, इसको नहीं. आप क्या करते हो? पहले हाइड्रोजन वाले को ऐसे करके जोड़ते हो और फिर कार्बन वाले का एक बड़ा सा आप गोला बनाते हो, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी वैलेंसी पूरी, और इसका क्या ऑक्टेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा. तो आप ये ऐसा करके बनाते हो स्ट्रक्चर. यस, ये वैसे इतना काम में नहीं आएगा आपका ज़्यादा काम में ये वाला आएगा. ठीक है. या अगर आपको कोई और स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे कि मान लो C5H12. यस, C5H12 क्या होता है? पेंटेन. ठीक है. ये सब बेसिक्स थे जो आपको क्लास 10th में पढ़ने चाहिए थे, बट नहीं पढ़े तो बता दूंगा अभी. तो C5H12 कैसे बना सकते हो? एक तो तरीका कि एक तो ये तरीका है, हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पे. अब एक तरीका और है जो आप इस साल सीखोगे, दैट इज़ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. बॉन्ड लाइन नोटेशन. कैसा होता है ये?
ये आपका क्या है C5H10 है। जहाँ जहाँ भी आपका क्रॉस हो रहा है, यहाँ जहाँ जहाँ भी आपका एज आ रहा है, वो सब क्या है कार्बन 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 कार्बन। 1 2 3 4 5, यहाँ कितने, एक वैलेंसी पूरी 3 कार्बन, दो वैलेंसी पूरी 2 हाइड्रोजन, दो वैलेंसी पूरी 2 हाइड्रोजन, दो वैलेंसी पूरी 2 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी पूरी 3 हाइड्रोजन। तो CH3 CH2 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 CH3, ये क्या आपका पेंटेन। ठीक है, तो ज़्यादातर अब आपका ये वाला नोटेशन यूज़ होगा। जैसे कि मैं बोल दूँ ये, अब ये क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये है तो वैसे हेप्टेन, बट एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सब कुछ पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कितने नंबर पे, 1 2 3, तीसरे नंबर पे लगा है, कौन सा है, मिथाइल। एक कार्बन का है CH3, CH3 कैसे बनता है, CH4 माइनस हाइड्रोजन CH3। तो ये क्या है, 1 2 3, 3 मिथाइल हेप्टेन। यस, ये सब आपको कहाँ पढ़ना था, आपको 10th क्लास में पढ़ना था वैसे तो, बट अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फिर से हम सीखेंगे। ये सब चीज़ें आपको पहले पढ़नी है, GOC से भी पहले, GOC से भी आपको पहले पढ़नी है ये सब चीज़ें। मैं कैसे पढ़ाऊँगा आपको, मैं आपको सबसे पहले तो BOC आज मैं पढ़ा रहा हूँ। BOC के बाद नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे BOC के बाद मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊँगा, फिर GOC आएगी आपकी। GOC में आपको क्या क्या चीज़ें आएंगी, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, रेजोनेंस आएगा, और आपकी हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, मिजोमेरिक इफेक्ट, ये सब चीज़ें आपकी GOC में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका मैं आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म, स्टीरियोमेरिज्म भी पढ़ा दूंगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो भी कह लो। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर क्लास 12th के टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स, फिनॉल्स, इनॉल्स, ये सब फिर आपके बायोमोलिक्यूल्स। हाइड्रोकार्बन्स भी क्लास 11th का है, बट थोड़ा बहुत को ज़्यादातर वो क्लास 12th का ही हो जाता है। कोई बात नहीं, वो भी मैं पढ़ा दूंगा क्लास 11th वाले, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं वो भी पढ़ा दूँ। ठीक, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम BOC से अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक, ठीक है। सो आपने क्या पढ़ा है क्लास 10th में, कार्बन के बारे में, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। कार्बन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा योद्धा कार्बन ही है। कार्बन आपका 6th एलिमेंट है। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और 12 इसका मास नंबर भी आपका है। ठीक है, इसका 12 क्या है, मास नंबर है। और इसके बाद एक क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, हम पता है नॉन मेटल, इट इज़ अ नॉन मेटल। उसके बाद आपका इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हो बताओ जल्दी से। Z इसका 6 है एटॉमिक नंबर, A इसका 12 है मास नंबर। इसकी कैसे लिखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब बच्चों वाली नहीं चलनी है वो 2,4, ये तो बच्चों वाली है, इसको रहने दो। ये आपकी करेक्ट है उससे। ठीक है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, नॉन मेटल है, इसके आइसोटोप्स भी होते हैं, कार्बन 14 कार्बन 13, ये इसके आइसोटोप्स है। मेजरली आपका ये मिलता है आपको कार्बन 12। ठीक है, ठीक है, इसके अब एलोट्रोप्स भी होते हैं। एलोट्रोप्स पढ़े होंगे आपने क्लास 10 में। क्या होते हैं एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स वो होते हैं कि आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, कार्बन क्या करता है अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। ठीक है, सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एलोट्रोप्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं। कई बच्चे एलोट्रोप्स और आइसोमर्स में डिफरेंस नहीं जान पाते। आइसोमर्स में क्या होता है, आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी बदल जाती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, लेकिन एलोट्रॉप्स में ऐसा नहीं होता। और एलोट्रॉप्स आपका सिंगल एटम का ही होता है, इसमें दूसरे एटम्स नहीं होते। जैसे कार्बन का ही आपका तीन भी नहीं, बहुत सारे होते हैं वैसे तो एलोट्रॉप्स, बट आपने क्लास 10th में 3 पढ़े थे। ग्रेफाइट, एक आपका डायमंड,
और एक आपने एक और पढ़ा था बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको आपने C60 भी कहा था, है ना। C60 भी आपने इसको कहा था क्योंकि 60 कार्बन से बनता है ये। बकमिंस्टर फुलरीन पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था, डायमंड पढ़ा था। इनका क्या फॉर्मूला होता है? इनका CN होता है, N नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। आपको थोड़ा सा ये अगर याद हो तो कुछ ऐसा, इसके नीचे आपके जो है बहुत सारी ऐसी ही लेयर्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और ये ग्रेफाइट आपका कुछ ऐसा सा होता है। ये आपका ग्रेफाइट है। ये क्या होता है? स्लिपरी लेयर्स होती हैं इसकी। कैसी लेयर्स होती हैं? स्लिपरी होती हैं, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है ये आपके? ये पेंसिल की निब में यूज़ होता है। ये सबसे कॉमन तो वहीं यूज़ होता है, ये पेंसिल की निब में यूज़ होता है। और ये लेयर्स में पाया जाता है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इतना ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉफ्ट भी होता है, स्लिपरी भी होता है। बट ऑन द अदर हैंड डायमंड आपका हार्डेस्ट नोन एलिमेंट या सब्सटेंस नॉट एलिमेंट। डायमंड खुद में कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट कार्बन है, ठीक है। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ठीक है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो डायमंड आपका हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। और एक इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। जैसा कि आपका क्या होता है? जैसा कि आपका CH4 होता है। CH4 भी ऐसा होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक थोड़ा दूर जा रहा है, एक पास आ रहा है और एक ऐसे। आई होप यू नो हाउ टू मेक दीज डायग्राम्स। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कम से कम इस साल वाली चीज़ तो याद रखो। तो ये टेट्राहेड्रल वाली चीज़ होगी आपकी। अब मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी करो जल्दी। sp बताओ 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात निकली है तो हाइब्रिडाइजेशन की भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल बेसिक होने वाला आज का लेक्चर, दिमाग खुला रखना। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आज के लेक्चर के लिए। और अगर आपको BOC मतलब अगर आपको चीज़ें आती हैं, चीज़ें अगर आपको आती है तो इसको 2x पे देख सकते हो, वरना अगर अगले लेक्चर से भी देखोगे तब भी चल जाएगा काम। आधा लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैंने बात बोली, मेरा एक व्यू तो बढ़ जाएगा। चलो रहने दो, अब बढ़ते हैं आगे। हाइब्रिडाइजेशन की बात निकली थी जैसे कि, तो कार्बन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले याद रखो कि 3 तरीके की आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है कार्बन में, sp, sp2, sp3। और पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका इतना बड़ा आपका सब शेल्स इतनी बड़ी नहीं होती है कि ये d ऑर्बिटल में भी चला जाए, d ऑर्बिटल में नहीं जा सकता। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो कि ये होती हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक। अब निकालते कैसे हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं। मुझे सबसे आसान जो लगता है, शायद आपको भी लगेगा वो सबसे आसान, वो क्या है? वो है आपका सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड चेक करो, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उधर उधर से आपका क्या निकल जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल इथेन लेते हैं, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H 2 to the 4, 4 + 2 6। याद है ना फॉर्मूले आपके? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का क्या होता है? एल्केन का होता है CnH2n+2। दिस इज फॉर एल्केन। व्हाट इज फॉर एल्कीन? जनरल फॉर्मूला ये CnH2n। व्हाट इज फॉर एल्काइन? CnH2n-2 होता है, नहीं -1 होता है, ठीक है। CnH2n-1। एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सॉरी ये 2 ही होता है, माय बैड, भूल गया मैं। हाँ, तो एल्काइन क्या है? CnH2n-2, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? इन दोनों को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। ये सब 10th की बातें हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
और इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अब आप और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते। और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते का मतलब, जैसे कि ये C2H6 में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो डैश बनाया है इनके आसपास क्या हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। इससे ज़्यादा आप हाइड्रोजन और नहीं लगा सकते यहाँ पे, आप C2H7 कभी नहीं कर पाओगे, नॉट पॉसिबल। इससे ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं लग सकते इस कंपाउंड में, कि आप 2 कार्बन ही रहने दो और हाइड्रोजन 6 के साथ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये क्या है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। दूसरी एक और थी क्लास 10th वाली, कैटिनेशन, लॉन्ग चेन। आई होप सब याद है आपको, और अगर नहीं है तो याद आ रहा है, ठीक है। C2H6, ठीक। इसमें आप और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, बट अगर आपके पास इथीन है, इथीन का मतलब डबल बॉन्ड, ये C2H4 डबल हो जाएंगे, ठीक है, C2H4। इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हो अभी भी। कैसे जोड़ सकते हो, बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन से, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन से, बाय एडिशन रिएक्शन आप हाइड्रोजन यहाँ पे डाल सकते हो विद कैटलिस्ट निकल पैलेडियम, इनका इस्तेमाल करके, ठीक है, PD होता है, ठीक है, निकल या पैलेडियम का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर सकते हो अंदर। एक ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन्स आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ याद हो रही हैं चीज़ें, बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की, हमने बात कर ली सबकी, ये होता है पढ़ने का तरीका, ठीक है। चलो, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन से ही पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब जब आपका एक सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग आपने सीखा हुआ है। तो ये आपका क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा एक कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, मतलब हर कार्बन 4 सिग्मा उसके पास बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया आपके पास जो Z की वैल्यू आ गई, Z आप मान के चलो एक वेरिएबल है जो कि हमने एज्यूम किया, उसकी वैल्यू 4 आ गई। 4 का मतलब क्या हो गया कि आपका एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल्स आपके क्या हो गए हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं। एक S और 3 P ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं, क्या हो गया, हाइब्रिडाइज्ड, क्या हो गया, हाइब्रिडाइज। और हाइब्रिडाइज्ड होकर आपको चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे। फिर से सुन लो, 4 सिग्मा बॉन्ड थे हर कार्बन पे इथेन में, तो उससे आपका Z की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, ये 4 आ गई। इसका मतलब एक S और 3 P ऑर्बिटल है, 1 + 3 4, एक S और 3 P ऑर्बिटल हैं जो कि क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे। जब ये दोनों इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो आपको चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कौन से ऑर्बिटल्स होंगे वो, sp3 ऑर्बिटल्स। ये कौन से हैं, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच गेट हाइब्रिडाइज्ड, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी सेम शेप। याद आ रहा है कुछ, तो जब इंटरमिक्सिंग होती है तो आपको क्या मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी इसकी, sp3 होगी। ऐसी अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊँ, ये आपका क्या है, इथीन मैंने बना दिया, यहाँ पे क्या आपकी हो जाएगी अब हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे अब sp3 तो नहीं होगी, यहाँ पे अब क्या होगी, 1 सिग्मा 1 पाई है, 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, इसके लिए भी 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा। हर कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 का मतलब एक S
और 2p, एक s और 2p हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। एक s और 2p मिलके हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटाइज है जो कि इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। कौन से sp2। यस, sp2। कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं आपको हाइब्रिड? 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, 3 sp2 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, 3 sp2। यहाँ कितने? 4 sp3, वहाँ 4 sp। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ से आप इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो कि s कैरेक्टर कितना परसेंटेज का है, p कैरेक्टर कितने परसेंटेज का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 25% s है, 75% p है। यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना है। ठीक है, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ऐसी sp कब बनेगा? इथाइन पे। इथाइन, ठीक है। इथाइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, C2H2, C2H2 इथाइन। यहाँ क्या होगा? 1 सिग्मा 2 पाई। ये 2 पाई का मतलब रेडियन 2 पाई नहीं, 2 पाई का 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, 1 पाई 1 पाई 2 पाई, 1 सिग्मा, ये भी 1 सिग्मा, ये भी 1 सिग्मा। तो एक कार्बन के ऊपर कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा का मतलब एक s, दूसरा p। s ऑर्बिटल तो एक ही होता है ना, तो एक s और एक यहाँ पे आपका p। p 3 होते हैं ना, p 3 होते हैं। हाँ, एक s होता है, बिल्कुल। 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सॉरी, 1s2, 2s2, 2p6। समझ में आ रहा है इतना? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आपकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? sp। ठीक है, इसकी कितनी आ गई? sp। मतलब 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर। ठीक है, 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से, बढ़िया तरीके से, अच्छी बात है। तो ये आपका था थोड़ा बहुत बेसिक। अब थोड़ा सा और हम बेसिक पे चलेंगे, सीखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं हमारे पास। नोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको, बस अगर आपके पास नोट्स हैं इन सब चीज़ों के, जो कि आई होप होने चाहिए, तो उसको खोल के बैठ जाओ बस और सुनते रहो। ठीक है, अच्छा। अब अगली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 10th क्लास में एक और चीज़ पढ़ी थी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी ना डिस्कशन करते हैं। कैसे डिस्कशन? कि आपका जो कार्बन एडिड्स कंपाउंड्स क्लास 10th में था, वो किस तरीके से अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड हो गया। इतना छोटा सा चैप्टर इतने सारे चैप्टर में कैसे बट गया? तो सीखो उस चीज़ को, समझो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आपका क्या क्या था, इससे आपको पता चलेगा कि डाइवर्सिटी क्या है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आपने क्या क्या पता था, याद करो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने पड़े थे, स्ट्रक्चर। ठीक है, पहली आपकी जो ट्रेडिस कहते हैं ना उनको, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पहले आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। CH4 बनाया था आपने, N2 बनाया था, CO2 बनाया था और O2 बनाया था आपने, शेयरिंग वेयरिंग करके स्ट्रक्चर बनाना सीखा। सबसे पहले तो आपने बेसिक सीखा था कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है, 0.03% प्रेजेंट है वो सब चीज़ तो ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। तो स्ट्रक्चर आपका कहाँ चला गया? चलो पहले देखते टॉपिक क्या क्या सीखा। ठीक है, स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा। उसके बाद आपने क्या सीखा? थोड़ा याद करो। उसके हाँ, हमने कार्बन के प्रॉपर्टीज सीखी थी। कार्बन की कैटिनेशन होती है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन सीखा था हमने। अच्छा जी, चलो जी, ठीक है जी। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने सीखा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाँ, हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर हमने एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने IUPAC पढ़ा था। IUPAC, हाँ जी, IUPAC पढ़ा था। साथ ही साथ हमने आइसोमेरिज्म भी पढ़ लिया था। आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत, आइसोमेरिज्म आपको याद दिला दूँ मैं। एक कंपाउंड था वहाँ पे आपकी इस हाथ राइट हैंड पेज के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करके एक कंपाउंड था। तो याद करो कौन सा कंपाउंड था वो।
ये था ना सर, आपने रॉकेट क्यों बना दिया? रॉकेट नहीं है ओए, दिस इज बेंजीन C6H6। क्या है ये? साइक्लिक कंपाउंड है क्लास 10th के नॉलेज के हिसाब से। अब क्या है ये? एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, कैसे बनते हैं, क्या रिएक्शन है, सारी चीज़ें हम एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपने बस एक चित्र देखा था इसका, एक क्वेश्चन आता था इसमें से कि भाई ये तो स्ट्रक्चर भी नहीं था उधर बुक में, तो ऐसा था। हाँ, बुक में तो ऐसा था, हमें बस पूछते थे वो कि इसके कितने डबल बॉन्ड होते हैं, कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, और ऑल्टरनेट होते हैं कि नहीं होते, ऐसा पूछते थे बस हमको। बस इतनी सी चीज़ थी बेंजीन की। चलो ठीक है, ये चीज़ थी। उसके बाद क्या था, याद करो याद करो, फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। फंक्शनल ग्रुप्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, मेरा फेवरेट था ये। फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका कीटोन, एल्डिहाइड, एंड जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह थे, हेलो एल्केन्स, है ना, हेलोजेंस, वो सब आपने पढ़े थे। ठीक है भाई, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे हमने। उसके बाद आपने एक और बढ़िया चीज़ पढ़ी थी, रिएक्शंस। एक पूरा सेक्शन आपका रिएक्शंस का था, पूरा का पूरा सेक्शन आपका रिएक्शंस का था। आपने ढेरों रिएक्शंस पढ़े थे, आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, आपने और क्या पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, आपने कंबशन रिएक्शन पढ़ा था। उसके बाद आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो लास्ट की 3 रिएक्शंस थी आपके, इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड, और इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल, इसके ऊपर भी आपने रिएक्शन पढ़े थे। कौन सा? एस्टरिफिकेशन। याद आया कुछ? थोड़ा बहुत दिमाग की घंटियां बजी। एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाना सीखा था आपने, एस्टर बनाना सीखा था। इथाइल इथेनोएट, इथाइल अल्कोहल प्लस क्या बनाते थे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का मिक्सचर, मिक्सचर मतलब रिएक्शन आपको क्या देता था, इथाइल इथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ें एस्टर्स थी, परफ्यूम्स में यूज़ होते थे ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और लास्ट में फिर हमने एक छोटा सा सेक्शन और पढ़ा था सोप्स। ठीक, बढ़िया। और भी रिएक्शंस पढ़ी थी हमने, सोडियम के साथ भी रिएक्शन पढ़ी थी आपने, तो वो सब भी थी आपकी छोटी मोटी। ये सबसे बड़ी थी एस्टरिफिकेशन, सबसे तंग भी करती थी ये लोगों को। सोप वाली भी एक रिएक्शन थी आपकी। ठीक है, ये सब आपने टॉपिक्स पढ़े थे। अब देखो कैसे ये पूरा चैप्टर ऑर्गेनिक में तब्दील हो गया। कैसे? देखो, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे आपका बना है केमिकल बॉन्डिंग, पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग आपका स्ट्रक्चर पे बना है। स्ट्रक्चर कैसे आपके बनते थे वहाँ पे, शेयरिंग वाले, बस शेयरिंग थी वहाँ पे। आयनिक वाला तो नहीं था ना, आयनिक वाला तो आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था, शेयरिंग वाला था। और केमिकल बॉन्डिंग आपका क्या है, पूरा शेयरिंग, पूरा, उसमें आयनिक वाला नहीं होता। आयनिक वाला आप केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ते। कौन सा पढ़ते हो? शेयरिंग वाला, BCl3, PCl4, SF6, ये सब पढ़ते हो। केमिकल बॉन्डिंग पूरा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग उठा लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन तो आप ये इधर उधर कहीं ना कहीं तो पढ़ते ही रहते हो, तो वो तो ऐसे चैप्टर बनाने की अब जरूरत भी नहीं है, वो तो आपको पता ही है। वो बेसिक आपका 10th में, वो चैप्टर, वो अध्याय 10th में खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। हाइड्रोकार्बन आपका पूरा का पूरा अब एक चैप्टर बन चुका है, जो कि इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना एक ही चैप्टर है, बट उसका यूज इतना बड़ा है ना, मैं बता नहीं सकता। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, IUPAC एंड आइसोमेरिज्म, बाप रे, ये तो 2 टॉपिक है ना, बच्चों को परेशानी में डालते हैं, IUPAC एंड आइसोमेरिज्म। और ये बेसिक है, ये नहीं आएगा तो टांग टूट जाएगी। किसकी? ऑर्गेनिक की। ये आना बहुत जरूरी है। IUPAC का मतलब क्या है? नेम देना, नेमिंग। नेमिंग जब तक आपको नहीं आएगी तब तक ABCD नहीं आई आपको। इसका मतलब आपको यही नहीं पता कि मैं अगर ये बना दूँ, ये
तो इसका नाम क्या है? आपको नहीं पता इसका नाम क्या है? नहीं पता ना, नाइट्रोबेंजाइल है इसका नाम। आपको नहीं पता इसका क्या नाम है? ऐसी मैं यहाँ पे एक और बना दूँ, ये लो भैया, नहीं पता चलेगा कैसा नाम है इसका, क्या नाम है। तो रिएक्शन कैसे करवाओगे जब नाम ही नहीं पता? रिएक्शन में तो होते हैं ना, पहले आप नाम सीखोगे फिर रिएक्शन करना सीखोगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म, आपको यही नहीं पता कि ब्यूटेन C4H10 इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। जब मैं आइसोमर्स बोल रहा हूँ तो मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा सिर्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑल्सो। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था वो तो इतना सा था, इतना इतना देख रहे हो, इतना सा था बस। अब आपको बहुत बड़ी चीज़ पढ़नी है आइसोमेरिज्म में, बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है कम से कम 15 लेक्चर का, इतना बड़ा है। मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये इतना बड़ा कैसे हुआ, इतना खौफ क्यों है बच्चों में, वो कैसे वो खौफ दूर करना है। प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस, पता क्या है आइसोमेरिज्म, सॉरी ये ऑर्गेनिक आपको ऐसे रख रख के याद नहीं करनी है, और ये ऐसे याद करने वाली चीज़ भी नहीं है। आप कोई रख रख के कितने कंपाउंड्स के नाम रख रख के, हाथ रख रख के याद करोगे, नहीं कर सकते। रूल समझो। बच्चे कहते हैं कि रूल्स यहाँ चेंज होते रहते हैं, कभी कोई एक्सेप्शन आ जाती है, कभी कोई एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शंस नहीं आती, पहले बात बता दो, ये सिर्फ अफवाहें हैं। एक्सेप्शंस बिल्कुल नहीं आती। वो कंपाउंड बिहेव कैसा कर रहा है, उस कंपाउंड में अब ऐसी क्या बात आ गई है कि ये रूल ना लग के वो रूल लग रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा कि किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे। अल्कोहल भी लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है, डबल बॉन्ड भी है, तो किसको प्रायोरिटी दे? कार्बोक्सिलिक एसिड को दे देंगे, अल्कोहल को दे, किसको दे? तो वो आपको सीखना है, वो उसको आप रट्टा नहीं मारोगे, उसका प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तभी आएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये बेंजीन, ये एक पिक्चर से आपके 2-4 चैप्टर बन जाएंगे, 2-4। मतलब एक तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का बनेगा ही, और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में इतना यूज़ होगा कि पता ही नहीं चलेगा क्या हो। इसको समझना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। बेंजीन बहुत ही सबसे, अगर मैं बोलूँ किसी से पूछ लो, किसी से भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड दैट इज़ नथिंग बट बेंजीन। बेंजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका फंक्शनल ग्रुप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस पे आपके 6 चैप्टर बन रहे हैं, 6 चैप्टर क्लास 12th में। वैसे कैसे? अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, हेलो और इनोल्स, फिनोल्स, ये सब आपके बन रहे हैं, 8 हो गए। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप से बने। एमाइंस, नाइट्रोजन वाले, ये सब आपके किससे बन रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप से ही बन रहे हैं। उसके बाद रिएक्शंस, इससे आपका बनता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ये इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट इससे जो टॉपिक बनता है ना, इससे जो चैप्टर बनते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है सच्ची में। बाकी फिर भी हो जाता है, यहाँ नहीं होता, क्योंकि यहाँ ना शक्ल भी बहुत अजीब रहती है। शक्ल देखोगे ना आप रिएक्शंस की, वो बड़ी अजीब सी होती है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इस पर आपको बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी में देना है तो रिएक्शंस में देना है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ये जितनी भी रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं ये चैप्टर बन जाएंगे, और हर चैप्टर में यूज़ होंगे रिएक्शंस। तो ये आपका पूरा का पूरा कार्बन एंड कंपाउंड्स था आपका, वो ऐसे बाइफरकेट हुआ है क्लास 11th क्लास 12th दोनों मिला के। मेजर पोर्शन 80% पोर्शन आपका क्लास 12th का है, ये आपका क्लास 12th का है, 20% क्लास 11th में। ये आपके लिए खुशी के लिए बात है, क्योंकि क्लास 11th में ज़्यादातर जो बोझा बच्चे लेके चलते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म नहीं होती, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये ख़त्म नहीं होता, तो जीओसी क्या करेंगे। लेकिन क्लास 12th में ये आपको रिलैक्सेशन है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कम होती है, आसान होती है। ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक खतरनाक भी होती है, मैं ये बोलूँगा खतरनाक होती है। समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। और मुझे वैसे पर्सनली ऑर्गेनिक फिज़िकल से आसान लगती है, क्यों? क्योंकि फिज़िकल में कैलकुलेशन बहुत होती है, मुझे कैलकुलेशन जनरली पसंद नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक बड़ी मज़ेदार चीज़ है,
मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके लिए भी मज़ेदार बन जाए। बहुत ईजी टॉपिक्स होंगे, बहुत ईजी का मतलब पढ़ोगे तो ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कंपाउंड देख के डरना नहीं, बस बाकी सब ठीक है। चलो थोड़ी सी और बातें करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी देर और बातें करेंगे, फिर हम अपना सेशन को आज के लिए बंद करेंगे, ठीक है। क्या बात करें, थोड़ी सी हम बात करते हैं अब आपके कुछ जो आपने कुछ नोमेनक्लेचर आपने पढ़ रखी है, थोड़ी सी नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी थी आपने क्लास 10th में। उससे पहले चलो थोड़ा सा और साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करें। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला और आपके एल्कीन का फॉर्मूला, एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हैव सेम फॉर्मूला। एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन हैव सेम फॉर्मूला। जब भी वर्ड आ जाए सेम फॉर्मूला, दैट मीन्स दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। मैं स्ट्रक्चर पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ कि इस साल आपको स्ट्रक्चर के अलावा क्या पढ़ना है, स्टीरियो भी पढ़ना है, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स भी पढ़ना है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल है, ठीक है, स्टीरियो नहीं। तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन फॉर्मूला सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपीन का, ठीक है। प्रोपीन क्या है, एल्कीन है, ठीक है। प्रोपीन क्या है, एल्कीन है। तो प्रोपीन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, यू ऑल नो दैट C3H3 2 6, C3H6। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, 1 2 3, ठीक है, C3H6। कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ लगा देते चलो, 1 2 3 4, ठीक है। वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है हमको, तो ये आपका क्या बन गया, प्रॉप 1 इन भी कह सकते हो आप, 1 पोजीशन पे इन लगा। तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो है चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, आना 1 पे ही है। तो प्रॉप इन ही है ये, ठीक है, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन के आइसोमर्स भी बन सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक जो बनेगा ना वो साइक्लोप्रोपेन होगा। एक आइसोमर क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो क्या है आपका, बताओ बताओ, साइक्लो क्या है आपका, साइक्लो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, एक प्रीफिक्स लगा हुआ है। एन क्या लगा हुआ है, एन आपका एक सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। प्रॉप क्या है, रूट वर्ड, ये आपका बेसिक है, किसके किसके बेसिक है, IUPAC, ठीक है। IUPAC में आपका प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, सफिक्स होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया इन सब चीज़ों का भी होना चाहिए कि सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, और आपका रूट वर्ड क्या है, और उनको हम लिखते कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है ना बातें मेरी, समझ में आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बातें, है ना, बिल्कुल समझ में आ भी हमें रही, ठीक 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 और ठीक है, समझ में आनी चाहिए। इसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। जब आपका ओल, अल, ओन ये सब लग जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, अल्कोहल में। और आपका किस में लगता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, तो वो सब आपका सेकेंडरी सफिक्स है। अब बात करते हैं इसकी, हाँ नहीं जाएंगे अब। देखो इसमें अब मैं क्या करूँ, मुझे इसको साइक्लिक चेन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपका 1 और 2 यानी कि मिथ और इथ, ये कभी आपका साइक्लिक नहीं बन सकती। खुद सोचो, आपको एक साइकिल बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। साइकिल का मतलब यहाँ पे सर्कल से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर्कल को साइकिल से बिल्कुल कंफ्यूज मत करें। सर्कल का मतलब साइक्लिक नहीं है। इधर इधर साइक्लिक का मतलब क्या है कि जहाँ से आप शुरू हो वहाँ वापस आओ। तो ऐसा सबसे छोटी चीज़ क्या हो सकती है, या क्लोज्ड लूप बोलो, मोर प्रिसाइजली क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज्ड लूप है, और सबसे छोटा यही हो सकता है, ठीक है। क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। 3 पॉइंट्स मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन प्रोप में होते हैं, ठीक है। प्रोप का मतलब 3 ही होता है, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, उसके बाद आपका फिर बाकी चीज़ें आपकी उसके बाद आ जाती हैं, ठीक है। 1 डेक, 2 डेक, ठीक है, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, तो ये सब चीज़ें आपकी बाद में आती हैं, ठीक। अच्छा, तो इसको साइकिल में कैसे बनाएं? इसको साइकिल बनाने का एक ही तरीका है, क्या, इस डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। ये बच्चे समझ नहीं पाते कि डबल बॉन्ड को क्यों हटाना पड़ेगा, क्यों हमें इसको ऐसे बनाना है। ये बच्चे रट्टा मारते हैं इस चीज़ का, इसको विजुलाइज नहीं करते। कुछ कुछ बच्चे करते भी हैं, अच्छी बात है वो, पर बहुत सारे बच्चे नहीं करते, रट्टा मार लेते हैं। हाँ ठीक है, ये है क्या, साइक्लोप्रोपेन है, ये दोनों क्या, आइसोमर्स है। कैसे बने समझ नहीं आता। कोई पूछे उनसे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कैसे बदल गया, कुछ ही एक आधे बच्चे जवाब दे पाते। तो हुआ क्या यहाँ पे, इसमें और इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? चलो वो डबल बॉन्ड वाला तो है ही है, सबसे बड़ा अंतर क्या है इसमें और उसमें? सबसे बड़ा अंतर ये है, यहाँ आपका जो ये वाले कार्बन है, एक्सट्रीम कार्बन्स, वो भी एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अगर मैं इसको बोलूँ ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये अगर मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 और 3 भी आपस में कनेक्टेड हो गए, जबकि यहाँ पे 1 और 3 आपस में कनेक्टेड नहीं थे। तो 1 और 3 को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 और 3 को आपको कनेक्ट करने के लिए, देखो 1 और 2 के बीच में था, देखते हैं बना कैसे, देखते हैं। 1 और 2 में आपका डबल बॉन्ड था, ठीक है भाई, ऐसे था ये कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड को ऐसे बना सकते हैं, ये भी आपकी एक चेन ही है। IUPAC में ये भी चीज़ पढ़नी कि चेन का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेट चेन, चेन का मतलब ये कि कंटिन्यूएशन में होना चाहिए कार्बन्स। जैसे कि मैं अगर ये बोलूँ, तो ये एक चेन है, ये नहीं बोलोगे आप कि ये चेन नहीं है, ये एक चेन है, ठीक है, ये चेन है। ऐसी ये भी एक आपकी चेन है। तो ये 1 और 2 में डबल बॉन्ड था, ठीक है। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, अब मुझे इनको कनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं? कार्बन की तो 4 ही वैलेंसी होती है, 5 तो होनी जाएंगी। तो क्या करूँगा, इसमें से एक हटाऊँगा और ये वाला जो बॉन्ड है जो यहाँ था उसको यहाँ लगा दूँगा, ये। उसको मैं कहाँ लगा दूँगा, यहाँ लगा दूँगा। समझ में आ रही है बात? इधर जो बॉन्ड था उसको मैंने यहाँ कंपनसेट कर दिया, इधर वाले बॉन्ड को यहाँ कंपनसेट कर दिया। तो टोटल बॉन्ड्स कितने थे, 1 2 3। अभी भी टोटल बॉन्ड कितने, 1 2 3, कार्बन के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। बॉन्ड बॉन्ड जो बॉन्ड का नंबर है वो सेम ही है, ठीक है। बॉन्ड का नंबर सेम ही है, लेकिन क्या चीज़ बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया, बिल्कुल बदल गया। प्रॉपर्टीज बदल गई, बिल्कुल बदल गई। केमिकल फिजिकल दोनों बदल गई, लेकिन एक और चीज़ बदली, क्या बता सकता है? यस, हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आपके स्कूल एग्जाम वाले, क्योंकि इतना आसान तो जेई में पूछेंगे नहीं, नीट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन बदल गई है। तो आपका कार्बन 1 नंबर पे जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बदल गई। अब बच्चे बोलते हैं 2 वाले की क्यों नहीं बदली, 2 वाला की क्यों नहीं बदली भाई? 2 वाले की बदली है, 1 की बदली है, 2 की भी
बदली है। पहली बात,